हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं और ये आपका बीपीएससी 72 और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? पैक सिलिका पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय वैश्विक भागीदारों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से एक सुरक्षित, लचीला और नवाचार संचालित सिलिकॉन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है, यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक गठबंधन है और इसका उद्देश्य क्या है? विश्वसनीय वैश्विक भागीदारों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से एक सुरक्षित, लचीला और नवाचार संचालित सिलिकॉन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। तो पहला स्टेटमेंट होगा बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ संस्थापक सदस्य है। ये गलत है। अमेरिका ने भारत को नहीं लिया था इस इनिशिएटिव में। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ओनली वन ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये आपका जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है दिसंबर 2025 में एस्टेब्लिश हुआ और अमेरिका ने इनवाइट नहीं किया इंडिया को। हालांकि अब फिर से बात चल रही है इस पे, इसलिए आपका न्यूज़ में बना हुआ है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पैक्स सिलिका जो इनिशिएटिव है तो इसका नेतृत्व कौन करता है? तो अमेरिका करता है, पहला पॉइंट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो चाइना का ग्रिप है उसे काउंटर करना। अभी आपका रेयर अर्थ मेटल में चाइना आपका टॉप पे है, तो इसको काउंटर करना है। अमेरिका ने इंडिया को नहीं लिया। कौन कौन से देश है? जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड है, यूके है, इजराइल है, यूएई है और ऑस्ट्रेलिया है और साथ में अमेरिका भी है। और अगर गेस्ट पार्टनर कंट्री की बात करें, गेस्ट पार्टनर कंट्री, तो उसमें कौन कौन है? गेस्ट पार्टनर कंट्री की बात करें तो आपका ताइवान हो गया, ताइवान आपका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ईयू हो गया, कनाडा हो गया, ओईसीडी हो गया, कनाडा हो गया, ओईसीडी हो गया, ओईसीडी हो गया, ओईसीडी। और पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दिसंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में हुआ था। तो ये भी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है। हालांकि फिर से इस पर बात चल रही है, हो सकता है आगे भारत इसे ज्वाइन कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तब पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थूले एयरबेस के नाम से जानते थे, यह एक अमेरिकी हवाई अड्डा है जो कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्रीनलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य कृषि विकास को गति देना और किसानों की आय में सुधार करना है। तो सेकंड भी आपका सही है। पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना? इसे हम लोग अब देखते हैं करंट अफेयर में क्यों बना हुआ है। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 3 अलग अलग चल रही योजनाओं को अपनी प्रमुख प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 1.75 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और वो 3 योजनाएं कौन सी है जिसे विलय किया जाएगा? तो पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय की जाने वाली योजनाएं हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उन्नति योजना, केवाई शॉर्ट में इसे बोलते हैं। दूसरा आपका है प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, शॉर्ट में इसे बोलते हैं NMNF, ठीक है। और तीसरा आपका है राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन, नेशनल बी एंड हनी मिशन, NBHA। तो इन 3 योजनाओं का नाम आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है? हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 3 अलग अलग चल रही योजनाओं को अपने प्रमुख प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में विलय करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 1.75 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।
और वो 3 योजनाएं कौन सी है जिनको विलय किया जाएगा? तो एक तो आपका है कृषोन्नति योजना, ये आपका किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। दूसरा आपका है प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, और तीसरा आपका है राष्ट्रीय मधुमक्खी और शहद मिशन। इन तीनों को किस में मर्ज किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। और जो आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, फिर इसके अलावा कृषोन्नति योजना है और NMNF है, इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग। एक क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। और इसमें आपका जो फंड होता है दोनों के स्टेट और सेंट्रल दोनों की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। जबकि जो NBHM है, नेशनल बी एंड हनी मिशन, ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डेट इज फंडेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है। प्रस्तावित व्यापक योजना को अगले 5 वर्षों में 16वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान लागू किया जाना है, जो अप्रैल 2026 से शुरू होकर मार्च 2031 में समाप्त होगा। इसे अधिकांश राज्यों के लिए 60-40 के केंद्र राज्य अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 60 रुपये किसका होगा? केंद्र का होगा, और 40 स्टेट का होगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात है, इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल का आपका हो गया 90, और जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य है इनका होगा 10, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% के अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा। और ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाटो के संदर्भ में, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश नाटो के सदस्य है, ये गलत है, आपका आयरलैंड नहीं है। तीसरा क्या है? नाटो समूह में शामिल कुल कर्मियों में से लगभग 40% अकेले अमेरिका के हैं, तो तीसरा सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर के कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। इसके 32 सदस्य हैं, जिनमें यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य, ना कि सभी सदस्य, जैसे आयरलैंड नहीं है। इसके अलावा यूके, कनाडा, यूरोपीय संघ के कुछ गैर सदस्य देश जैसे नॉर्वे और अमेरिका शामिल है। और 32 देशों के समूह में शामिल कुल कर्मियों में से लगभग 40% अकेले अमेरिका में है, इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट सही था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपेडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, तो ये गलत है। यहाँ पे गलत क्यों है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। क्या होगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? इसे देश में चीनी के आयात की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? भारत में मादक और गैर मादक पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य अपेडा द्वारा किया जाता है, तो तीसरा भी सही है। तो पूछ के आ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सेकेंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, अपेडा न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ था दूसरा भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन। तो इसके दौरान रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका करंट अफेयर बना हुआ है। और दूसरा भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ था। और रायपुर में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपेडा एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद द्वारा दिसंबर 1985 में, डेट याद रखना है, दिसंबर 1985 में पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। बाकी डिटेल में बाकी सब तो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। एक आपका इनिशिएटिव है जिसका नाम है भारती। तो भारती किसका इनिशिएटिव है? अपेडा का है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा। तो भारती पहल किसका है? तो अपेडा का है। भारती का मतलब क्या हुआ? भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। और इसे डिजाइन क्यों किया गया है?
to empower 100 agri-food and agri-tech startup, accelerate their journey, promote innovation and create new export opportunity। किसके लिए? फॉर यंग एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और अपेडा का विजन है कि 50 बिलियन USD अचीव करना, किसमें? इन एग्री फूड एक्सपोर्ट, इन एग्री फूड एक्सपोर्ट फॉर इट्स शेड्यूल प्रोडक्ट्स बाय विच ईयर? बाय 2030। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे दे सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? यह एक विशिष्ट संसदीय प्रक्रिया है जिसमें संसद सदस्य यानी MP अध्यक्ष की अनुमति से किसी मंत्री के संज्ञान में एक अति आवश्यक के सार्वजनिक मामले को लाता है ताकि एक आधिकारिक बयान प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल सही है, ये आपका है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षक प्रस्ताव हिंदी में बोलते हैं। दूसरा क्या है? जो आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन है, इसमें स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन की तरह ही एक औपचारिक बहस शामिल होती है। तो ये गलत है। देखो, स्थगन प्रस्ताव में बहस शामिल होता है, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी ध्यानाकर्षक प्रस्ताव में औपचारिक बहस शामिल नहीं होती है। तो सेकंड आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है? कॉलिंग अटेंशन मोशन की अवधारणा की उत्पत्ति यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ये गलत है, ये भारत की देन है। ठीक है, भारत की देन है। तो तीसरा भी आपका गलत हो गया। तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला सही है। तो पूछ क्या रहे कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन है, भारत में उत्पन्न एक संसदीय प्रथा है जिसमें संसद सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी मंत्री के ध्यान में एक अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दे को लाता है ताकि एक आधिकारिक बयान प्राप्त किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट आपका इसलिए इसकी वजह से सही था। दूसरा क्या है? जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है, ध्यानाकर्षक प्रस्ताव, इसके लिए औपचारिक बहस की आवश्यकता नहीं होती है। मंत्री के कथन के बाद केवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण की अनुमति होती है। और स्थगन प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव में औपचारिक बहस की अनुमति होती है, लेकिन कॉलिंग अटेंशन मोशन में ऐसा नहीं है। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या था? वो गलत था। ध्यानाकर्षक प्रस्ताव की शुरुआत यूके में नहीं हुई थी, यह भारतीय संसद की देन है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में ग्रुप AI खबरों में था, यह इससे किससे संबंधित है? तो जो ग्रुप AI है, ये क्या है? एक ओपन सोर्स AI चैटबॉट को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। पर X हो गया, X यानी ट्विटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्रुप AI क्या है? एक ओपन सोर्स AI चैटबॉट को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। तो ग्रुप AI का इससे संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में थोरियम के प्रचुर भंडार है जो निम्नलिखित स्थानों में पाए जाते हैं। केरल का तट बिल्कुल सही है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की अंतर्देशीय नदीय रेतीली भूमि, रिवराइन। तीसरा भी सही है, गुजरात का तट। राजस्थान और मध्य प्रदेश की अंतर्देशीय नदी रेत नहीं। उत्तरी भारत में शीत रेगिस्तान, कोल्ड डिजर्ट बिल्कुल नहीं। तो पूछ क्या रहे कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो भारत में जो थोरियम के प्रचुर भंडार है, कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल का तट बिल्कुल सही है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल की अंतर्देशीय नदी रेतीली भूमि और गुजरात का तट। गुजरात का तट तो पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा सही है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1, 2 and 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SSLV, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह इसरो द्वारा विकसित 2 चरणों वाला पूर्ण ठोस प्रक्षेपण यान है। तो ये गलत है। अच्छा, गलत क्यों है? यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, तो इसलिए आपका ये गलत है। दूसरा क्या है? SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य कम लागत वाले और कम समय में तैयार होने वाले प्रक्षेपण यान बनाना है। तो बिल्कुल सही है, ही आपका सही है। तीसरा क्या है? इसका उपयोग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने के लिए किया जा सकता है। गलत है। जो इसका उपयोग है ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट और किस में जाता है? सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, नॉट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। तो कौन सा सही है? तो 1, 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये क्या है? 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, और इसमें आपका है 3 सॉलिड प्रोपल्सन स्टेज। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज ए लिक्विड प्रोपल्सन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल
VTM शॉर्ट में बोलते हैं, तो आपसे VTM का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल एज ए टर्मिनल स्टेट और ये टर्मिनल स्टेज, और ये हेल्प क्या करता है, एडजस्ट द वेलोसिटी एज इट प्रिपेयर टू प्लेस द सैटेलाइट। और SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उद्देश्य कम लागत वाले, कम समय में लॉन्च होने वाले और न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता वाले प्रक्षेपण यान बनाना है। SSLV 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है और एक साथ कई उपग्रहों को ले जा सकता है। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसलिए आपका सेकंड सही था। SSLV को अब कहाँ पे, SSLV सैटेलाइट को कहाँ पे रख सकता है, स्मॉल सैटेलाइट को, तो लो अर्थ ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, ना कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट जो था वो क्या था, गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में छाए निरंतर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। तो जो निरंतर प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य है अनुसंधान समन्वय और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को मजबूत करने के लिए संस्थानों का एक सहयोगात्मक मंच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निरंतर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अनुसंधान समन्वय और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को मजबूत करने के लिए संस्थानों का एक सहयोगात्मक मंच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका निरंतर है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है और एक कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही आपको याद रखना है। निरंतर प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्म, एडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस। तो ये पूछ सकता है कि निरंतर में आर का मतलब क्या हुआ, रेजिलियंस हुआ, एन का मतलब क्या हुआ, नेशनल हुआ, ठीक है, या पूरा फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। पुराना टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।